चलो भाई, नमस्कार भाई सभी को। दोबारा बोल देते हैं क्योंकि क्लास अभी शुरू की है। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इंडियन पॉलिटी। अभी भी जो आज मैं तुम्हें हम भाग 5 में पहुंच गए हैं। किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो पीछे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से आपने जो पॉलिटी में जितना मैंने अभी तक करवाया है और भाग 5 ये कर लिया, यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाते हैं। भाग तो सारे ही करेंगे अब, परंतु 5 इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक चीज पूछी जाती है। इसमें मैंने तुम्हें 3 जो भाग करवाया वो कंप्लीट होना चाहिए। भाग 5 करेंगे ना, ये कंप्लीट होना चाहिए। भाग 5 तक तो आप कंटिन्यू आर्टिकल कर लो सारे, उसके बाद आप मेन कर लेना तो भी चल जाएगा। और लास्ट में हम जो मेन है ना अलग से लिख लेंगे, जो मेन है आर्टिकल और जो मेन संविधान संशोधन है वो अलग से लिख लेंगे। परंतु जितने भाग 5 तक तो आप हर एक चीज पढ़ लेना और कोई भी एग्जाम दे देना। भी श्योरली कहते हैं ना 99% मिल ही जाएगा आपको। एक का श्योर नहीं है, कई बार ना स्टेटमेंट दे देता है, स्टेटमेंट भी ऐसी दे देता है तो आपको थोड़ा सा, जैसे एक बच्ची कल कोई यूपीएससी का क्वेश्चन लेके आई, उसमें दे रखा था भी जो राष्ट्रपति है वो, जैसे अब राष्ट्रपति शासन लगाया ना, मणिपुर में लगा क्या, तो उन्होंने दे रखा था भी किसको भंग करने से। तो यूपीएससी में थोड़ा सा डीपली पूछता है भी, अध्ययन करके आपके नॉर्मली पूछ लेता है भी इसका आर्टिकल कौन सा है, इस भाग में किसका जिक्र किया गया है, संविधान संशोधन ये कौन सा है, इसमें किसका किया गया, जो मुख्य है वो कर लो। और जो जितना मैं करवाती हूँ ना उसको ये सोचो आपके लिए वो हर एक क्वेश्चन ही बन रहा है। मैं बुक की आपको एज इट इज लाइन नहीं पढ़ाती। मैंने ये स्टार्टिंग में बोला भी हमें ना कोई एक टीचर बनना है, हमें एक पेपर क्लियर करना है। जो अगर पॉलिटी का टीचर बनना चाहता है ना तो उसको हर स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है। टीचर लाइन में जाना हो तब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव दिया जाता है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसे भी सब्जेक्टिव देना पड़ता है, मेंस जो पेपर होता है उनका तो लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हर एक बात जरूरी है। आपके लिए ए टू पॉइंट, आप मेन पॉइंट पे ही फोकस रखें। आप ज़्यादा लेके चलेंगे तो बर्डन बहुत हो जाता है। सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो उसको 50-60% तैयार कर लो। 50-60% आप कर लेते हो ना तो उसमें 20-30% आप फाइनल पहुंच जाते हो भी हाँ ये इसका ये तो मेरे को आते हैं, ऑप्शन 2 ये नहीं आता, तो आप 50-50 में चले जाते हो। परंतु 50-60% ऐसा होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। ये नहीं बस मैंने पढ़ लिया मोटा मोटा, ये नहीं है, हर दिन रिवीजन देनी होगी। तो अभी तक हमने भाग 5 कर लिए। मैं एक बार स्पीडली बता देती हूँ। जैसे हमने भाग 1 किया, उसमें जिक्र है, किसका जिक्र है, राज्य और भारत और उसके राज्यों का जिक्र है, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णन है। दूसरा हमने भाग किया जिसमें नागरिकता का जिक्र है, जिसमें हमने आर्टिकल 5 से 11 किया। उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग हमने 3 किया, मौलिक अधिकार, जिसमें हमने आर्टिकल 12 से 35 किए, जिसमें हमने मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे और वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। कौन सा हटाया गया, संपत्ति का अधिकार हटा के उसे कानूनी अधिकार दिया गया। और आर्टिकल किसमें, 300A में। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद जो हमने सारे के सारे पढ़ लिए, जैसे मैं अब स्पीडली बता देती हूँ। पहला हमने किया समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 था। दूसरा किया स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 था। फिर हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 और 24 था। उसके बाद हमने किया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 25 से 28 था। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 था। फिर संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया, वो आर्टिकल 31 था। उसके बाद हमने किया 7वें नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 था, जिसे संविधान की आत्मा और हृदय कहने वाला कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर हमने भाग 4 किया। भाग 4 में क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एग्जाम में सीधा ही पूछ लेता है भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार किस देश से लिए, यूएसए से। किससे लिए, यूएसए से।
क्लियर है। उसके हमने चौथे भाग में हमने पढ़ा आर्टिकल 36 से 51 तक। फिर उसमें ये भाग 4 कै जो हमने पढ़ा ना, ये भी बहुत पूछता है। भाग 4 कै हमने कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा? कौन से संविधान? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा। उसमें हमने क्या लिया? मौलिक कर्तव्य लिया। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए जाते हैं? रूस से लिए गए। तो ये ध्यान रखना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग अलग है, क्योंकि एग्जाम का फोबिया और प्रेशर इतना होता है हम भूल जाते हैं अभी पूछ क्या रहे हैं। मौलिक देखा सीधा ही हड़बड़ी में, वो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य साथ साथ देगा, और 7 भी लिखा होगा, 6 भी लिखा होगा, 11 भी लिखा होगा, ऑप्शन में 10 भी लिखा होगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए भी मौलिक अधिकार पूछ रहा है या मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। क्लियर है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य कितने अभी वर्तमान में? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। क्या जोड़ा भाई? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाने का एक मौलिक कर्तव्य है माता पिता का। मैंने तुम्हें बताया है अधिकार पाने का, तो आर्टिकल 21A जोड़ा हमने, वहां उसको आजादी है, अधिकार है उनका। और जहां अब जो आर्टिकल हमने कौन सा किया है? 51 कै, ये भी पूछेगा। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा है कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ा है? 51 कै। लिखा है क्या आपने? नहीं लिखा ना, शायद मैं भूल गई थी, लिख लो। उसमें भाग जो 5 लिखा है ना, भाग लिखे, भाग जो 4 कै किया था ना, इसके जो आर्टिकल पूछ ले, आर्टिकल इसमें 51A है भी, 51 कै लिख लो या ए लिख लो, ठीक है। तो ये पूछ सकता है भी मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में जोड़ेंगे? 51 कै में जोड़ेंगे या ए में जोड़ेंगे। क्लियर है? क्लियर। और उसके बाद हमने बीच में एक और पढ़े थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल हमने 45 पढ़ा, जिसमें हर राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। आर्टिकल 40 में किसका वर्णन था? हाँ जी, राज्य का है कि वो हर राज्य में पंचायतों का गठन करें। 47 में किसका था? पोषण का। पोषण डे कौन सा महीना मनाते हैं? सितंबर माह को बनाते हैं। और जो भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पोषित गृहस्थ बच्चे मिलते हैं, वहां सबसे ज्यादा पोषण की कमी से ही बच्चों की डेथ होती है। क्लियर। उसके बाद हम जो अब करेंगे ना, भाग 5 में, भाग 5 में, भाग 5 में जिक्र है संघ सरकार का। बातें नहीं भी, ये यूनियन गवर्नमेंट भी, किसका जिक्र है? संघ सरकार का। भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट में, जिसमें आर्टिकल है, सबसे बड़ा भाग है ये, आर्टिकल है 52 से 151 तक वर्णन मिलता है इनका, पूरा संघ सरकार का। इसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे पढ़ेंगे इसमें, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, सारे पढ़ेंगे, महान्यायवादी। क्लियर। भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का। जो आर्टिकल कितने हैं? 52 से 151 तक वर्णन है। ठीक है, लिखें आगे। संघ सरकार जैसे मैं बना रही हूं ना, वैसे ढांचा बना लेना, आपको पता चल जाए भी क्या क्या लिखा है इसमें। संघ सरकार, संघ सरकार है, ये 3 भागों में डिवाइड की जाती है। लिखें, पहले में कार्यपालिका पढ़ेंगे हम, कार्यपालिका, जिसमें हम मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, जो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, सीएजी। इसकी मैं फुल फॉर्म लिखाऊंगी, एक बार सीधा ही लिख लो। सीएजी जो है ये
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है भारत का। जो हम आगे करेंगे भी, अभी चेंज कौन हुआ है, हाल ही में चेंज हुआ है और इनका जिक्र करेंगे, पहले इतना ही लिख लो। उसके बाद दूसरे भाग में हम इसका जिक्र करेंगे, दूसरे भाग में विदाई की। हाँ जी, संसद का जिक्र करेंगे, सीधा ही संसद लिख लो, विधायिका का जिक्र करेंगे, संसद का जिक्र करेंगे। इसके बाद जो थर्ड हम करेंगे न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे। न्यायपालिका, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे। इसमें संसद 3 भागों में फिर होगी, लोकसभा, इसमें फिर ये संसद 3 भागों में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी, ऐसे लिख लो। कार्यपालिका में हम मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सीएजी का जिक्र करेंगे। और जो संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का जिक्र करेंगे। और न्यायपालिका है उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेंगे। हो गया भाई? लिखिए भाई, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? अब इससे पहले हम राष्ट्रपति जो 52 आर्टिकल से जाने से पहले कई बार अध्याय पूछ लेता है भी। अध्याय जैसे भाग 5 है ना, इसमें अध्याय दिए हैं 5, तो ये पूछ लेता है भी किस अध्याय में कौन सी किसका वर्णन है, वो लिखें। अध्याय भाग 5 के अध्याय लिखेंगे हम। ये एग्जाम में अब पूछने लगा है भी अध्याय 1 में किसका जिक्र है, कार्यपालिका का। भाग 5 में आर्टिकल कहां से कहां तक है, 52 से 151 तक है। तो इसलिए अध्याय 1 में किसका जिक्र है, कार्यपालिका का। जो आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है भी, अध्याय 2 अध्याय 2 में किसका जिक्र है, संसद का जिक्र है, जिसमें आर्टिकल 79 से लेके 122 तक है भी। उसके बाद अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन है, जो अध्यादेश जारी करता है, जिसमें आर्टिकल 123 में वर्णन है। अध्याय 4 में, ये अध्याय लिख लेना कि इनके अध्याय 1, 2, 3 और 4। अध्याय 4 में इसके बाद हम जिक्र करेंगे जो इनकी विधायी, पहले में है कार्यपालिका, दूसरे में है संसद, तीसरे में है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति और चौथे में है न्यायपालिका। न्यायपालिका का जिक्र किनका करेंगे, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का, जो आर्टिकल 124 से 147 तक वर्णन है न्यायपालिका का। अध्याय 5 में, अध्याय 5 में हम जिक्र करेंगे सीएजी का भी। किसका, सीएजी का। लिखे इसकी फुल फॉर्म लिखिए, कंट्रोलर भी एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
इंडिया में। लिखो भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में, जिसे हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो, इसके आगे लिख देती हूँ, हिंदी में लिख दो या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी। सीधा CAG लिखा आता है, बहुत कम चांस है पूरा आ जाए, पर कई बार आ जाता है, तो CAG लिखा होता है। ये हमारी आय और व्यय की व्यवस्था करता है, उनका डाटा ये रिपोर्ट बनाता है भी किस किस राज्य को क्या क्या देना, उनका खर्चा है जो हाल ही में चेंज किया है। इसका हम आगे जिक्र करेंगे, अगर लिखना चाहो तो याद रह जाएगा। अब हाल ही में 17वें नंबर के CAG चुने गए हैं वर्तमान में। लिखो, कलर बदल लेती हूँ, 1 मिनट। लिख लिया यहाँ तक में। अभी वर्तमान में जो CAG चुने गए हैं अभी हाल ही में संजय मूर्ति में 17वें नंबर के हैं। कौन भी? संजय मूर्ति में। और पहले अगर पूछ ले, क्योंकि 16वें नंबर के अभी चेंज हुए हैं, तो 16वें नंबर के थे, कौन थे भी? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू भी, मुर्मू। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में जो महीने 1.5 महीने की बात हुई है, तो हमारे चुने गए हैं CAG, जो कौन चुने गए? 17वें नंबर के, ये वर्तमान में है भी संजय मूर्ति। और पहले 16वें नंबर के कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो पूछ सकता है भी कौन से नंबर के चुने गए? 17वें नंबर के चुने गए हैं। 16वें के कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका आगे जिक्र आएगा तब इनके डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीधा ही पूछ लेता है, तब मैंने सोचा एक बार यहां लिखा देती हूँ, फिर दोबारा रिपीटेशन हो जाएगी आपकी। क्लियर भी? क्लियर है सभी को? दोबारा रिपीट कर रही हूँ। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। फर्स्ट अध्याय में कार्यपालिका का जिक्र है, और इसका आर्टिकल और लिख लो भी। इसका आर्टिकल जो बच गए ना, अब उनका 148 से 151 तक है। 148 से 151 तक जिक्र है इनका। इस अध्याय में पहले में हम कार्यपालिका, जिसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन सब का जिक्र करेंगे। तो आर्टिकल कौन सा हो, अध्याय कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, जिसमें किसका जिक्र है? कार्यपालिका का। किसकी कार्यपालिका? संघ सरकार की, सेंट्रल सरकार की, क्योंकि राज्य का और आएगा ना, छठा आएगा, तो उसमें राज्य सरकार की कार्यपालिका का जिक्र करेंगे हम। वहां CM का, राज्यपाल का, वहां जिक्र करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, तुम्हें ये ध्यान रखना है भी संघ सरकार में किसका जिक्र होता है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री परिषद हो गया, महान्यायवादी हो गया, ठीक है। समझ में आया? ढांचा सेम चलता है, उनमें चेंज अलग हो जाते हैं भी। कार्यपालिका तो राज्य सरकार की भी तो होती है। तो ये कार्यपालिका है, ये याद रखोगे ना भी। कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 तक जिक्र है। उसके बाद अध्याय 2 में जिक्र करते हैं संसद का। अध्याय 2 में जिक्र करते हैं संसद का। और जो पहला ही 79 लिखा है ना मैंने, यही संसद का जिक्र पूछ लेना किसमें? 79 में है। मैं लिखाऊंगी, पर तुम्हें एक बार बता रही हूं भी 79 में ही संसद का जिक्र है। संसद में हम 3 पार्ट लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जैसे लोकसभा और राज्यसभा और सरला नाम से पढ़ते हैं। सरला नाम से, जैसे हम सरला, इनका पूछ लेता है। सरला में से क्या बन गया? संसद बन गई। क्या बन गई? संसद बन गई। रै से क्या बन गया? राज्यसभा बन गई। और लै से क्या बन गया? लोकसभा बन गई। तो इनका आर्टिकल आता भी ये 79 से शुरू हो रहा है ना।
और ये 80 और ये 80 92। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे भी। लोकसभा का कौन सा जिक्र मैं दोबारा तो नहीं करवाऊंगी, लोकसभा करेंगे तब भी करेंगे, राज्यसभा करेंगे तब भी करेंगे, परंतु जो संसद है इसको सरला नाम से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें राष्ट्रपति हम अलग पढ़ेंगे। संसद का जिक्र है 79 में और 80 जो है उसमें राज्यसभा का जिक्र है और जो 81 का जिक्र है उसमें लोकसभा का जिक्र है। संसद में आपको 79 से ये 122 तक आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे, वो किस में मिलेंगे? संसद में, ठीक है। उसके बाद हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ेंगे जिसमें अध्यादेश जारी करता है। यहाँ राष्ट्रपति की पढ़ रहेंगे। आगे जब राज्य का करेंगे ना भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र करेंगे तो वहां राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ेंगे। उसमें ये आगे वाले 2 डिजिट चेंज होंगे, उसमें 213 हो जाएंगे। यहाँ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का किसमें है? 123 में है। राज्यपाल का पढ़ेंगे तब कौन सा होगा? 213 में होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ते हैं ना 2 डिजिट चेंज करके, सुप्रीम कोर्ट का 124 में जिक्र करते हैं, हाई कोर्ट का 214 में। तो आपको ध्यान रखना है विधायी शक्तियां ये राष्ट्रपति की वो 123 में है और राज्यपाल की होगी वो 213 में होगी। क्लियर भी यहां तक? उसके बाद हम न्यायपालिका पढ़ेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पढ़ेंगे। जितना हमने पीछे अभी तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा वो हम रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आगे हम इसका करेंगे प्रोसेस। उसके बाद है CAG जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का सबसे बड़ा जो रिपोर्ट तैयार करता है राष्ट्रपति के कहने पर और फिर अलग अलग राज्यों को सौंपता है। और इसमें जो हाल ही में मेन क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में जो CAG चेंज किया गया है कौन से नंबर का? 17वें नंबर का। किसको किया गया? संजय मूर्ति को। किसके पद पर? गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले कौन से थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन से नंबर के थे? 16वें के। क्लियर? चलो आगे चले। आप पढ़ेंगे, आज हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का जिक्र किया गया आर्टिकल कहां से? 52 से 61 तक में, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का जिक्र करेंगे जो आर्टिकल कहां से है? 52 से 61 में। क्लियर भी करें? चलो इसमें फर्स्ट जो है आर्टिकल 52 लिखे। आर्टिकल 52 में जिक्र है राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। 52 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। इसमें बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो ऐसे ऐसे काम करेगा, उसके पास ये शक्तियां होगी, वो अलग अलग आर्टिकल में दी है। इसमें राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। तो हमारा पहला स्वतंत्रता भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति? अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व स्वतंत्रता भारत का पहला राष्ट्रपति जिसे मनोनीत किया गया कौन से सन में किया गया और कौन सी तारीख को किया गया? हाँ जी, जिसमें संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। उसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया था, मनोनीत किया गया था। क्लियर? क्लियर में? चलो उसके बाद लिखें आर्टिकल 53 में। 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का जिक्र है भी। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन है, वो किस में है? आर्टिकल 53 में। कार्यकारी शक्तियां क्या होती है भी? क्या क्या कार्य करता है? इसमें मैं बहुत सारे तुम्हें अब आर्टिकल लिखाऊंगी भी किसके तहत किसकी वो नियुक्ति करता है। लिखो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट, मंत्री परिषद की
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो आर्टिकल 75 के तहत की जाएगी। कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 में किसकी नियुक्ति करेगा? मंत्रिपरिषद की। इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसे में प्रधानमंत्री भी लिख लेना। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो किस आर्टिकल के तहत करेगा? 75 के तहत। किसके तहत करेगा? 75 के तहत। राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा दूसरा पॉइंट लिखें, महान्यायवादी की नियुक्ति में। महान्यायवादी होती है भारत का सबसे बड़ा वकील भी। अगर बाहर सरकार पे कोई केस डाला गया तो बाहर सरकार की तरफ से भी वकील लड़ेगा ना, तो वो ये महान्यायवादी लड़ता है भी, जो बाहर सरकार की जो आगे पैरवी करेगा ना। अभी हमने ये नहीं किया, अभी सामने से किसी ने केस डाला है, बाहर सरकार पे डाला है, तो उनकी जो पैरवी करता है महान्यायवादी करता है। अभी बाहर सरकार का सबसे बड़ा वकील, ये लिख लो ब्रैकेट में। इसकी नियुक्ति करेगा वो आर्टिकल 76 के तहत करेगा। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी की करता है। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा वकील है भी, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील भी कौन है? महान्यायवादी। आर्टिकल किसके तहत इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति? 76 के तहत। एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब वर्तमान में बातें नहीं, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भी? वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, कोई बता सकता है? लिखें, आर वेंकट रमन भी। आर वेंकट रमणीय लिख लो, ये कई बार पूछ लिया जाता है। आर वेंकट रमणीय भी। क्या नंबर नहीं पूछता, सीधे जहां नंबर की जो मैं जहां नंबर लिखाती हूँ ना, तो वहां नंबर पूछे जाते हैं। जैसे आरबीआई का गवर्नर हो गया, जहां नंबर वही लिखाती हूँ जहां पूछे जाते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वकील कौन है भी? आर वेंकट रमणीय भी। और इससे ही रिलेटिव अभी इसरो के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? इन्हीं के नाम पे है ना, ऐसा ही मिलता जुलता नाम है। ये तुम्हें कंफ्यूजिंग बहुत करेगा। जैसे संजय मूर्ति बताया मैंने, तो हाल ही में आरबीआई का गवर्नर चुना गया 26 नंबर का, जो संजय मल्होत्रा है। तो ये जब एग्जाम में आता है ना, तो वो सेम देगा ऑप्शन। और हमने एक ही रट्टा पकड़ रखा है, संजय कर रखा है, पीछे नहीं देख रखा मूर्ति है, मल्होत्रा है। जैसे हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो संजीव खन्ना है, तो हमें वहां एग्जाम में सेम ही दिखाई देंगे उस टाइम। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। आर वेंकट रमणी है, वो कौन है? भारत का सबसे बड़ा वकील है। कौन है? सबसे बड़ा वकील है। और जो हाल ही में मैंने तुम्हें बताया था एक दिन, इसरो के जो अध्यक्ष चुने गए, किसको चुने गए? वी नारायणन। क्लियर है? चलो इसके बाद लिखें तीसरा पॉइंट लिखें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये सारी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं भी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 124 के तहत। किसके तहत? 124 के तहत। आगे लिखिए। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? हाँ जी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति
हाई कोर्ट का जिक्र है 214 में, परंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा ना वो आर्टिकल 217 के तहत करेगा, आर्टिकल 217 के तहत, क्योंकि हाई कोर्ट का जिक्र कौन से आर्टिकल में, 214 में, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करेगा, 217 के तहत। हो गया भाई, आगे चले, अगला पॉइंट लिखें। जो हमने सीएजी की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, आर्टिकल 148 में, आर्टिकल 148 के तहत कौन करेगा सीएजी की नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा। तो हाल ही में वर्तमान में 17वें नंबर के सीएजी कौन चुने गए हैं, संजय मूर्ति। 16वें नंबर के कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, क्लियर भी। चलो अगला पॉइंट लिखें। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 155 में, आर्टिकल 155 में। उसके बाद लिखो अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, वित्त आयोग भी, वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, लिखें आर्टिकल 280 के तहत। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन से आर्टिकल के तहत, 280। ये एग्जाम में सीधा ही पूछा गया भी वित्त आयोग का कौन से आर्टिकल में वर्णन मिलता है, तो 280 में मिलता है। एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया बहुत बार भी वित्त आयोग का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो कौन से में किया गया, 280 में। अब थोड़ा सा वित्त आयोग का पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग, आज कलर चेंज नहीं हो रहे, चलो। वित्त आयोग जो है ये हमारा जो पैसे आने जाने का खर्चा है, कहाँ कहाँ से आएगा, वो सारा वित्त आयोग रखता है भी, इसकी रिकमेंडेशन भी कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे। अब जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है ना, अब वर्तमान में वो 15वें नंबर का वित्त आयोग चल रहा है। कौन से नंबर का चल रहा है, 15वें नंबर का वित्त आयोग चल रहा है भी। कौन सा चल रहा है, 15वें नंबर का वित्त आयोग। और 15वें नंबर का वित्त आयोग है ना, इसका टाइम पीरियड है 2020 से 2026 तक चलेगा भाई। इसका टाइम पीरियड जो चलेगा 15वें नंबर वित्त आयोग का 2020 से शुरू हुआ था और 2026 तक चलेगा। यही एक ऐसा वित्त आयोग है जिनका टाइम पीरियड 6 साल का होगा। बाकी सभी वित्त आयोग का टाइम पीरियड कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है भाई। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, लिखें अध्यक्ष हैं वो कौन है, एन.के. सिंह। कौन है, एन.के. सिंह भी। इधर से आवाज आ रही थी भी, कोई बोला था कुछ। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह भी। कौन है, एन.के. सिंह। अब क्वेश्चन यही नहीं होता क्योंकि अभी हाल ही पिछले 2 महीनों में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो क्वेश्चन वहां से बनेगा। वित्त आयोग का कौन से आर्टिकल में जिक्र, 280 में। कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वें वित्त आयोग का टाइम पीरियड क्या है, 2020 से 26 तक है। क्योंकि क्यों बढ़ाया गया, कोरोना काल की वजह से इनका टाइम पीरियड 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। क्लियर। अब 16वां जो आएगा, 16वां जो वित्त आयोग आएगा वो उसका टाइम पीरियड नहीं पूछेगा,
क्योंकि हाल ही में उनके अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी जो हाल ही में चुने गए हैं, कौन है भी? अरविंद पंगड़िया भी। अरविंद पंगड़िया भी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, नियुक्त कर दिया है राष्ट्रपति ने। किसको भी? अरविंद पंगड़िया को भी। किसको किया गया है? अब अरविंद पंगड़िया को किया गया। अरविंद पंगड़िया नाम सुना है भी पहले? आज ही सुना? अच्छा, नाम ही आज सुना है। चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन यही नहीं ठहरेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा भी करंट की बातें चल रही है ना, तो वो पीछे वाला पूछ लेता है भी। जो अरविंद पंगड़िया था, यह जो नीति आयोग सुना भी, नीति आयोग, नीति आयोग भी। नीति आयोग किसकी जगह लिए? नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह। किसकी जगह लिए भी? योजना आयोग की जगह लिए इन्होंने। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी, योजना आयोग की जगह कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। ये जो अरविंद पंगड़िया थे ना, ये नीति आयोग के पहले क्या थे? उपाध्यक्ष थे। पहले क्या थे? उपाध्यक्ष थे। फर्स्ट लिख लेना, क्या थे? फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। किसके? नीति आयोग के। कौन भी? अरविंद पंगड़िया भाई। अरविंद पंगड़िया पहले किसके उपाध्यक्ष थे? नीति आयोग के। और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ना, वो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है वही अध्यक्ष होता है। अभी तक जब से ये नीति आयोग शुरू है, जब से लेके अभी तक इनके अध्यक्ष कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी रहे हैं अभी, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो अरविंद पंगड़िया किसके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे? नीति आयोग के। नीति आयोग ने किसकी जगह ले ली? योजना आयोग की जगह। नीति आयोग अपने टाइम में कब आया भी? 1 जनवरी ये 2015 से। नीति आयोग कब आया है? 1 जनवरी 2015 से उन्होंने कार्य शुरू कर दिया था, परंतु योजनाएं जो चली थी वो 2017 तक, ये इसकी लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे भी। और इतना कर लो, अब जो नाम ही आ गया, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले भी। नीति आयोग कब आया है? 1 जनवरी 2015 से भी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। तो कौन है वर्तमान में? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर भी? और उपाध्यक्ष फर्स्ट कौन थे? अरविंद पंगड़िया। अब अरविंद पंगड़िया को किसका अध्यक्ष चुना गया? कौन से नंबर के? 16वें के। क्लियर? उसके साथ तुम ध्यान रखना भी, अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन दिमाग में आएगा भी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी भी। कौन है? सुमन बेरी भी। ये जेंट्स अभी सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी भी। हाँ जी, सुमन बेरी। तुम ज्यादा इतना डीपली मोर जो मेन है ना, तुम्हें मैं ऑथेंटिक देख के आती हूँ, मैं भी देख के आती हूँ। ये थोड़ी है सारी सारी चीजें मेरी याद होती है, मैं भी अपडेट करके आती हूँ। हाँ भी 2-4 बार पढ़ा लेते हैं, जो चीजें याद रह जाती हैं। क्लियर है? क्लियर? आगे चले, चलोगे। अगला पॉइंट लिखिए, कहाँ कौन से पॉइंट पे पहुंच गए? 7 लिखो भी। कौन से आर्टिकल में? 280 में आ गए ना। लिखो भी। भाषा आयोग। भाषा आयोग का जो नियुक्त किया जाता है वो 343 में 343 के तहत, आर्टिकल 343 के जो भाषा आयोग के मुख्य
जो आयुक्त जो नियुक्त किया जाता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भी। हाँ जी, भाषा आयोग। भाषा का जो मुख्य न्याय, क्योंकि भाषा भी हमारी भाषा कौन सी अनुसूची में ली गई है? 8वीं अनुसूची में। तो उनका भी देख रेख करने वाला होता है ना। उनके आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल किसके तहत? 343 के। क्लियर में? अभी हमने क्या किया राष्ट्रपति का? आर्टिकल 52 किया, जिसमें क्या है? राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। किसकी दी गई है? राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। फिर हमने आर्टिकल 53 किया है, जिसमें क्या दिया है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। ये हमने उसकी कार्यकारी शक्तियां पढ़ी है सारी की सारी। क्लियर है? आगे चलिए, आगे लिखिए आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन मंडल में, निर्वाचन मंडल में, ये निर्वाचन मंडल हमने किस देश से लिया भाई? राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन मंडल हमने किस देश से लिया है? मैंने कहा ना, तो आप पीछे पीछे वाला साथ साथ करते रहे ना, पीछे वाली भी बातें आगे आएगी। किस 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 देश से लिया है? आयरलैंड से। किस देश से लिया है? आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड की राजधानी भी डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन भी। और निर्वाचन मंडल किस देश से लिया है? आयरलैंड से। और निर्वाचन प्रक्रिया यूएसए से। लिखो भी निर्वाचन मंडल में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट डालें। राष्ट्रपति का जो पहले समझ लो फिर लिख लेंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है ना, उसमें लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। कौन लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी, जो हमने पहले लोगों द्वारा चुन लिए गए हैं, जो एमपी और एमएलए होते हैं, जो हमने चुने हैं। और वो किसके मंडल में भाग लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उसके साथ है भी जो पुडुचेरी और जो दिल्ली है, उसके साथ सभी राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य है, वो भी भाग लेंगे। ये राष्ट्रपति वाला यहाँ 100% क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है ना, उसमें कौन कौन से व्यक्ति भाग लेंगे? एक तो राज्यसभा और लोकसभा, जो सदस्य चुन लिए हमने, लोगों द्वारा चुने गए हैं, वो भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्लियर है? उसके साथ पुडुचेरी और दिल्ली के साथ सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य हैं, जो निर्वाचित किए गए हैं, वो भाग लेंगे। क्लियर है? क्लियर? लिखो तो फर्स्ट पॉइंट में लिखो, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य। दूसरा पॉइंट लिखें, राज्यसभा में निर्वाचित जो सदस्य है, उसके साथ तीसरा पॉइंट लिखें, पुडुचेरी और दिल्ली, इसके साथ सभी राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य
और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और उसके साथ दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि यहां विधानसभा है भाई। एक बार ये लिख लो, इसके बारे में और बहुत सारी बातें बतानी है तुम्हें। पुडुचेरी और दिल्ली, क्योंकि ये दो यूटी है ना, और बाकी सभी राज्यों की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। जो राष्ट्रपति की जो वोट डालते हैं राष्ट्रपति को, उसमें जो लोकसभा में जितने भी हैं सीटें 545 पे होता है क्या इलेक्शन, 43 पे, 2 एंग्लो इंडियन हटा दी गई। उसके बाद 245 राज्यसभा के होते हैं, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। मनोनीत नहीं होते, मैंने ये बात लिखी है निर्वाचित सदस्य, मैंने कहीं मनोनीत नहीं लिखा। ये भी एग्जाम में तुम्हें ऐसे एग्जामर कंफ्यूज कर देता है भी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे, तो मनोनीत नहीं लेते भी। राज्यसभा में कितने मनोनीत करते हैं हम, 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, वो भाग नहीं लेते भी राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति अपने कहते हैं भी जान पहचान के हो तो वो वैसे ही उनके, तो उनको शामिल नहीं किया जाता। यहाँ मैंने एक ही बात लिखी है, निर्वाचित सदस्य जो चुने गए हैं, मनोनीत की बात नहीं लिखी, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के साथ सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित किए गए वो इसके निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। क्लियर है? क्लियर है मैं सभी को? पुडुचेरी की राजधानी क्या है? और दिल्ली की? दिल्ली। कितनी है यूटी वर्तमान में? पहले कितनी थी, अब कितनी प्लस की गई? कौन कौन सी? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यहाँ आपके किसी बच्चे को पता हो या नहीं पता हो तो ध्यान रखना, पहले सुन लो, लिखना नहीं है ये बातें। जो जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ भी विधानसभा है। यहाँ क्या है? विधानसभा है। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी बात चलेगी भी जम्मू कश्मीर को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, अभी तक इसमें प्रावधान नहीं किया गया, पर 29 वाले इलेक्शन आएंगे ना भी, जैसे अब आगे जैसे चेंज होगा इसमें सारा, तो उसमें इनको इंक्लूड किया जाएगा। अभी तक यूटी बन गई है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ भी विधानसभा है। पूछ सकता है, लिख लो ये, अब लिखो किन किन जो है ये यूटी है उनमें विधानसभा है। पुडुचेरी में है, दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर में है। 3 यूटी में विधानसभा है। कौन कौन सी यूटी में विधानसभा है? तो पुडुचेरी में है, दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर में है। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में अभी तक इन्होंने भाग नहीं लिया भी, क्योंकि एक ही राज्य था पहले, अब इनको यूटी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को यूटी कब बनाया गया है? हाँ जी, प्रॉपर डेट बताएं। हाँ जी, नहीं, 5 अगस्त 2019 को तो यूटी 370 धारा हटाई गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया गया? 2 यूटी बना दी गई। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी। जम्मू कश्मीर की राजधानी, लद्दाख की भी ले। चलो अगला लिखे। ये समझ में आया? मैं यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। मैं आपको ऐसे बेफालतू कोई बातें नहीं लिखा रही, क्योंकि मेरे को पता है भी इतना तो हम पढ़ने वाले भी नहीं हैं। अगर पढ़ते होते तो 6 से हमने 10 तक हमने की थी। हमारे एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी रही है। तो जो मेन पॉइंट है ना, इनको जो मैं पॉइंट लिखा रही हूँ, इसके अलावा बच्चे को ये जाना है भी मेरे को तो डीपली अध्ययन करना है, तो कोई बुक्स हटा लेना, उसमें मिलेगा आपको, पर पॉइंट टू पॉइंट यही मिलेगा आपको। यह जो बातें हैं ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पुडुचेरी और दिल्ली के साथ सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला लिखें आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रक्रिया में। ये निर्वाचन पद की प्रक्रिया है, ये हमने किस देश से लिया? यूएसए से। यूएसए की राजधानी भी
वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? IMF और वर्ल्ड बैंक का। जो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से लिया है? USA से भी। और जो इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट में, इसमें होता है भी राष्ट्रपति के जो वोट डाले जाते हैं वो कैसी प्रणाली होती है? तो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली होती है। मैं बताऊंगी अप्रत्यक्ष क्या होता है। अप्रत्यक्ष मत प्रणाली। दूसरा पॉइंट लिखिए संक्रमणीय प्रणाली, संक्रमणीय मत प्रणाली। ये एग्जाम में आता है अभी। इसमें जो MLA है, MP है, उनके जो वोट वैल्यू है उनको दर्शाया गया है। तो आपका सीधा ही पूछ लेता है भी निर्वाचन प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में है? 55 में है। कैसी मत प्रणाली है? राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष तो जो लोगों द्वारा चुना गया, जो लोगों द्वारा चुना गया वो प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है जो चुने द्वारा चुना जाए, जो चुन लिया हमने उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को चुना जाए। जैसे लोकसभा के, राज्यसभा के जो मेंबर हैं जिनको हमने चुना है वो किसी अन्य व्यक्ति को चुने, वो अप्रत्यक्ष मत प्रणाली होती है। क्लियर में? प्रत्यक्ष भी सीधा लोगों द्वारा ही चुना जाए वो प्रत्यक्ष होती है, और निर्वाचित संदेशों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को चुना जाए वो अप्रत्यक्ष होती है। क्लियर है? क्लियर भी? आगे चले। आर्टिकल 56 भाई, राष्ट्रपति का कार्यकाल में, इसमें किसका जिक्र है? राष्ट्रपति का कार्यकाल में कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है वो कौन से आर्टिकल में है? 56 में। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आगे लिखे आर्टिकल 57 में। बातें नहीं भी, आर्टिकल 57 भी, इसमें राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भी, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का जिक्र है भी। वो कौन से आर्टिकल में जिक्र है? आर्टिकल 57 में भी। ये सीधा ही पूछता है आपसे। आगे लिखे आर्टिकल 58 में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भी, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भी, क्या क्या योग्यता ही होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए? लिखे हम फर्स्ट पॉइंट जान लें। आर्टिकल 56 में लिखा है कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का, और 57 में लिखा है पुनर्निर्वाचन भी राष्ट्रपति पद के लिए। उसके बाद 58 में योग्यता, ये बहुत बार पूछी जाती है। फर्स्ट पॉइंट डालें। पहला है भी वो भारत का नागरिक हूं, भारत का नागरिक हूं। दूसरा पॉइंट लिखें, वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ मतलब कोई नौकरी ना कर रहा हो, पैसा कहीं से ना आ रहा हो वो। तीसरा पॉइंट है वह 35 वर्ष पूरी कर चुका हूं। वो 35 वर्ष का तो हो जाए, उसके बाद ही राष्ट्रपति पद के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद चौथा लिखिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। ये 4 पॉइंट है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं।
बिल्कुल सीधा है, भारत का होना चाहिए, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, और लोकसभा का ये ध्यान रखना, आगे जैसे हम उपराष्ट्रपति का पढ़ेंगे ना तो वहां आएगा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो ये कंफ्यूज कर देता भी लोकसभा है या राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति पद के लिए किसकी मेंबरशिप होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? आगे लिखिए आर्टिकल 59 जो कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया पर लिख लो। राष्ट्रपति का कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय में, राष्ट्रपति का कार्यालय, ये एग्जाम में कभी नहीं आया अभी तक। आगे लिखिए, आगे चले गए 60 जो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 60 लिखें। 60 भी इसमें जिक्र है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ भी, पद के लिए शपथ भी, किसका जिक्र है? शपथ का है बेसिकली। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? 60 में भी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भी। हाल ही में कौन है भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? कौन है? संजीव खन्ना। कौन से नंबर का है? 51 का। राष्ट्रपति, ये पीछे बातें नहीं हुई, कोई डिस्कस चल रही है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है अभी? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे जो आर्टिकल बहुत बार पूछा जाएगा, आर्टिकल 61 में लिखें, आर्टिकल 61 में, जिसमें किसका जिक्र है? महाभियोग का, महाभियोग का जिक्र है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाए अविश्वास प्रस्ताव में। महाभियोग बताती, ये आर्टिकल 61 में किसका जिक्र है? महाभियोग में। महाभियोग होता है भी राष्ट्रपति कोई संवैधानिक जो नियमों का उल्लंघन कर दे, कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उस पे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये सुन लो, एग्जाम में ये पूछता है भी किस प्रोसेस प्रक्रिया से वो लाया जाता है। संसद का कोई भी सदन ला सकता है, लोकसभा भी लेके आ सकता है और राज्यसभा भी। इसमें ये इंक्लूड किया गया जो हम लिखेंगे, पहले सुन लो। राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई भी सदन ला सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, परंतु जो कोई महाभियोग लेके आ रहा है वो राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले सूचित करेगा भी आप पे आपने ऐसे नियमों का उल्लंघन किया है, आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। वो कम से कम कितने दिन पहले करेगा? 14 दिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचित किया जाता है? 14 दिन। और कौन सा सदन लेके आता है? कोई भी सदन ला सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और राष्ट्रपति के हाथ में थमाया जाएगा ना, तो उस पे कहता है भी कोई भी सदन लेके आया, चाहे लोकसभा लेके आया चाहे राज्यसभा, तो उस पे उस सदन के 1/4 सदस्य के सिग्नेचर होने चाहिए। जैसे उसमें 10 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्तियों के साइन होने चाहिए, 1/4। 100 में आप 25 का साइन होना चाहिए। 1/4 ये होता है क्या? 100 का 1/4 निकालते हो तो 25 होंगे ना,
25 व्यक्तियों के साइन होने चाहिए उस पे, कोई भी सदन लेके आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है भी? जब ये लाया जाएगा और ला के ये फिर दोनों सदनों में पारित होता है, फिर लोकसभा लेके आया तो फिर राज्यसभा में भी जाएगा ये। जब ये पद से वो इस्तीफा देगा ना, तो दोनों सदनों में ये 2/3 बहुमत से पास हो। दोनों सदनों में कितने? 2/3 बहुमत से पास हो, तब उसको पद से हटाया जाएगा। भी 3 व्यक्ति है तो उसमें 2 के सिग्नेचर होने ही चाहिए। क्लियर है? और जब उनको अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है तब उसमें से 4 व्यक्ति है तो 1 के सिग्नेचर होने ही चाहिए उस पे। क्लियर है? तो थैंक यू भाई, क्लास लंबी हो गई है, सर ने इशारा कर दिया, तो इसका हम कल पॉइंट लिख लेंगे।